In previous class, we have discussed that how you can store data by using file management system, and you also learn in last class there are a number of defects in file management system. For example, there is a data redundancy, data duplication, data inconsistency, okay? And there is no security at all, and there is no flexibility. Data dependency also is there. So all these are the defects in file management system. So the alternate is database approach. So second choice is database database approach. Database approach is a approach that is used to organize data in one centralized location instead of storing data in scattered files. जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमारे पास number of files हैं, and those files are used to store data, and there are huge number of files. For example, if you can save data about student, you need a student file. If you want to save data about course, you need a course file. If you want to save data about teacher, you need a teacher file. So there are a number of files. So you can say your data is scattered. Every department has its own data, every department has its own files, every system has its own files. तो फाइल्स का एक वहाँ पे कह लो कि एक ढेर लगा हुआ है, और यही रीज़न है कि वहाँ डेटा डुप्लिकेट भी है. सम ऑफ दोज फाइल्स में कंटेन सेम डेटा, एंड वहाँ डेटा इनकन्सिस्टेंट भी है कि अगर एक फाइल में चेंज कर दिया है आपने, एंड स्टिल यू नीड टू चेंज डेटा इन अनदर फाइल्स, तो वो चेंज तो किया नहीं हमने. So that's why you can view a different view of same data. तो इस किस्म के वहाँ पे प्रॉब्लम्स है. But if you merge all those files within a central repository, and you have, that means that you need to merge. सर डेटाबेस अप्रोच का आपने क्या बताया क्या है? Database approach is a centralized approach to save all organization data. यानी कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो होता है एक ही जगह पे सेव कर लेते हैं. It is a one location. Simple you can say कि database approach is a single centralized repository or location to save all organizational data. So whenever you have a data in your organization, the same location is used to save everything. यानी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ यहाँ सेव करना है, कुछ दूसरी फाइल में सेव करना है, कुछ तीसरी फाइल में सेव करना है. No. Now you have one location only, one system only, one file only. Simple you can say. यानी एक ही फाइल है सपोज कर लो आप. उसी ही फाइल में आपको सब कुछ सेव करना है. जब एक ही फाइल होगी उसी में सारा डेटा सेव कर रहे हैं आप, तो आप जो भी चेंजेस करनी है उसी फाइल में चेंजेस करनी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन एवर यू वांट टू चेंज योर डेटा, तो वो एक ही फाइल में चेंज आ रहा है ना, सारी जगह तो चेंज करना ही नहीं अब हमें. तो देयर सर वो इज डाटा मिक्स नहीं होगा अगर डिफरेंट टाइप्स हैं अगर? हो रहा है, लेकिन उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, दिस इज अनदर थिंग. बट प्रॉब्लम जो हमारी ये आ रही थी इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कि देर आर डेटा डुप्लीकेशन इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. द रीज़न बिहाइंड दैट कि डेटा इज स्कैटर्ड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि कुछ फाइल्स यहाँ पड़ी हैं, कुछ फाइल कहीं और पड़ी हैं, कुछ और जगह पड़ी हैं. तो जब आप डेटा सेव करते हैं तो एक ही फाइल में जो डेटा लिखा हुआ है वही डेटा किसी और जगह भी लिखा हुआ है, तो डेटा डुप्लीकेशन आ रही थी ना वहाँ पे. तो इस डिफेक्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम? इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं कि वो सब लोग एक ही जगह से डेटा एक्सेस करें. यानी इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग देयर ओन फाइल्स, यानी अगर मैं कहूँ कि मैं मुझे तो अपनी स्टूडेंट की फाइल बनानी है, आप कहेंगे मुझे अपनी स्टूडेंट की फाइल बनानी है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा.
अगर मैं आप दोनों से ये कहूँ कि आप ऐसा करें, एक ही फाइल बनाएं, दोनों को एक्सेस करें आप। तो जब आपको फाइल चाहिए तो इसी फाइल को एक्सेस करें, जब आपने को डेटा चाहिए तो आप भी इसी फाइल को एक्सेस करें। तो इफ़ यू एक्सेस ओनली सिंगल फाइल, तो देर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, क्योंकि अब तो जब भी हम चेंजेस करूंगा डेटा में तो वो उसी जगह चेंजेस करूंगा ना, उसी जगह लिखूंगा। अगर उसमें फर्ज करें अली नाम पहले से लिखा हुआ है, वाई यू वांट टू सेव अली अगेन देयर, तो अली को तो मुझे दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें ये रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मुझे उसमें वही रिकॉर्ड दोबारा से डालने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो आपका जो डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। के बाद फॉलो किया। ओके सर। यस इन द सर। सेम वे जब आप डिफरेंट जगहों पे डेटा रखा हुआ था आपने, जैसे फर्ज करें पहले 3 फाइल्स में मेरा एक ही डेटा पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे जब चेंज करता था तो वो बाकी जगह चेंज नहीं होता था। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो दिस इनकन्सिस्टेंसी जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यू डोंट हैव मल्टीपल फाइल्स टू सेव सेम डेटा, यू हैव ओनली वन फाइल एंड दैट फाइल ओनली सेम डेटा। तो अब तो मुझे मल्टीपल फाइल नहीं चाहिए ना यहाँ पे, तो एक ही फाइल है उसी में बहुत सारा डेटा है, तो यहाँ पे ना डुप्लीकेशन आएगी ना इनकन्सिस्टेंसी आएगी, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो उसी एक फाइल में चेंज करना है। तो इफ देर यू वांट टू चेंज सम पर्सन नेम देयर, तो वो एक जगह चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन एवरी पर्सन कैन एक्सेस द मॉडिफाइड डेटा नाउ। तो अब अगर मैं एक्सेस करूँ तो मुझे मॉडिफाइड डेटा मिलेगा, आप एक्सेस करें आपको भी मॉडिफाइड मिलेगा, क्योंकि वो डेटा ही एक जगह पे था। तो उसको जब एक बार मॉडिफाई कर दिया तो सबके लिए वो मॉडिफाइड हो गया। तो ये एक बेनिफिट हमें मिलेगा यहाँ पे। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट मर्ज ऑल डिफरेंट स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन विद इन वन लोकेशन, तो यू कैन से कि आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी जो डुप्लीकेशन थी या प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके एग्जांपल ये भी है ना, देखें अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सब लोग जो है ना अपने अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे कुछ और लिख लेंगे, आप डेफिनेशन कुछ और लिख देंगे, कुछ और वर्डिंग ऐड कर देंगे, कुछ और बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के बारे में लिख देंगे। इन नोट्स में हर बंदा अपने अपने तरीके से लिखेगा, और फिर कल को जब वो सपोज किसी जगह एग्जाम देंगे अपने में नोट्स पढ़ेंगे तो उनके मार्क्स भी डिफरेंट आएंगे। उसके अगेंस्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप में से एक जो स्टूडेंट है वो नोट्स बनाए, वो सबको शेयर कर ले, तो वो क्या होगा, सारा हर बंदे के पास एक ही डेटा जा रहा होगा, तो अब सब लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे अगर उस नोट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो इसका जब आप डेटा को एक जगह लेके आते हैं, उसको सेंट्रलाइज सिस्टम में लेके आते हैं, बजाय इसके कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उस पर डेटा सेव कर रहे हों या डेटा रीड राइट कर रहे हों, तो वहाँ पे एक ही लोकेशन हो, वहीं पे सब कुछ हो रहा हो, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो डेटा के अंदर जो डुप्लीकेशन है या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर है? क्वेश्चन अगर कोई करना चाह रहा तो। देखें अगर इस एग्जांपल को आप समझे ज़रा, ये जो एग्जांपल आपके सामने बनी हुई है कि इफ़ यू हैव 4 सिस्टम्स, अकाउंटिंग सिस्टम, एचआर सिस्टम है, सेल्स एंड मार्केटिंग का सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है, 4 डिपार्टमेंट और 4 डिफरेंट सिस्टम है, हर एक की फाइल सेपरेट पड़ी है। ये ए बी सी फाइल्स है, तो ए फाइल इसके पास भी है, ए फाइल इसके पास भी है, ए फाइल इसके पास भी है, तो देर आर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन इन दीज फाइल्स। ठीक है, तो ये स्कैटर डाटा है, यानी हर बंदा अपनी अपनी फाइलें बना रहा है, फाइलें भी सेपरेट पड़ी हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ एरर्स, डुप्लीकेशन, इनकन्सिस्टेंसी ये तो डेफिनेटली रहेगा। तो उसके अगेंस्ट when you make a database approach, the database is what? It serves many applications by centralizing data and controlling redundant data. Simply, you can say if you make your data in one location, that is called centralized location, where every department can access the same data, that is called database. तो सब मैनी एप्लीकेशंस, यानी कि every department, every application, suppose if you have accounting software, if you have some inventory software, if you have some admission software, all these are applications, and these applications are served by centralized data.
यानी एक ही डेटा है, वही डेटा सब एप्लीकेशन में जा रहा है, वही डेटा इन्वेंट्री में भी जा रहा है, वही डेटा आपके अकाउंट्स में भी जा रहा है, वही डेटा आपकी एडमिशन या कोई और जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें जा रहा है। तो इट मीन के जो सब सिस्टम उन्हें एक्सेस कर रहे होंगे, दे एक्सेस सेम डेटा, वो डिफरेंट डेटा तो है ही नहीं। यानी अगर वहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम अली लिखा है तो एवरी एप्लीकेशन कैन एक्सेस सेम स्टूडेंट दैट इज अली। तो वो ये नहीं होगा कहीं उसका नाम अली लिखा है तो कहीं बिलाल लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। सो इट आल्सो कंट्रोल द रिडंडेंट डेटा, यानी कि डुप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि जब सेंट्रलाइज डेटा होगा, वन लोकेशन पे डेटा होगा, तो देर इज नो नीड टू मेंटेन डुप्लीकेट फाइल्स। पहले वाले में तो प्रॉब्लम ये थी ना कि वो सेंट्रलाइज था ही नहीं, ठीक है, मुझे अपना डेटा मेंटेन करना था, आपको अपना डेटा मेंटेन करना था, तो दैट्स वाई वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि हम डेटा को मेंटेन करने के लिए डुप्लीकेट फाइल बनाते थे। लेकिन जब आप उन्हें ये कहें कि नो, देर इज नो फर्दर नीड टू मेंटेन योर इंडिविजुअल फाइल्स, एवरी पर्सन कैन एक्सेस दिस सेम फाइल, इस फाइल को एक्सेस करें। अगर आप डेटा इंसर्ट करें तो इसी में इंसर्ट करेंगे, अगर आप डेटा व्यू करोगे तो इसी से व्यू करोगे, तो एवरी पर्सन विल गेट द सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। So this is called database. So database is a central repository from where every application can access same data. So in this way you can say it controls redundancy as well as inconsistency. तो अब ना उसमें redundancy आएगी ना उसमें inconsistency आएगी। Okay. एक टर्म हम यूज करते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। क्या है ये? दिस इज अ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली so this software is used to organize and manage all the data, all the database activities with that centralized database। यानी वो जो centralized database हमने बनाया है, उस centralized database को access करने के लिए you need a software। यानी अगर मुझे centralized database में कोई डेटा राइट करना है या डेटा रीड करना है वहाँ से, या मुझे वहाँ पे कोई डेटा अपडेट करना है, तो you need to send a request to DBMS software। यानी मैं उस फाइल को, उस डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। यू आर ओनली send query to DBMS and DBMS has the rights to access that database। पहले वाले केस में ऐसा नहीं था। पहले वाले केस में आप किसी भी फाइल को डायरेक्ट रीड कर सकते थे, आप फाइल पकड़ें लगाएं एक्सेस कर लें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। No, you have to access first of all DBMS, and DBMS is there that provide all the services relevant to that DBM database। So you can say DBMS is software that is used to control and manage and manage and perform all database related activities। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस को कंट्रोल भी करता है, उससे मैनेज भी करता है, और डेटाबेस से रेलिवेंट जो भी एक्टिविटीज़ आपने डेटाबेस पे परफॉर्म करनी है, कि मुझे वहाँ से डेटा रीड करना है, वहाँ पे डेटा अपडेट करना है, वहाँ पे डेटा मॉडिफाई करना है, तो दैट कैन बी डन बाय DBMS। सो इट इज सिंपली, यू कैन से इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटा फाइल्स। यानी कि वो जो मेरी फिजिकल डेटा फाइल है, यू कैन से दिस डायग्राम, यू कैन सी कि ये मेरी डेटाबेस है, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। दिस वन इज DBMS, ये DBMS है। These are called applications, ये applications है। So if any application want to access database, so first of all that application send a request to DBMS and DBMS perform that query, that action with the database। तो डेटाबेस में एक मेरी
तो इसका लगे DBMS इज अ इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, ये उन दोनों के दरमियान है। तो कभी डेटाबेस अगर आपने व्यू करना है तो आपको पहले DBMS से रिक्वेस्ट करनी है, तो DBMS उस डेटा को फैच करेगा डेटाबेस में से, और फिर वो डेटाबेस जो निकलेगा वहाँ से डेटा निकलेगा वो DBMS के थ्रू ही फॉरवर्ड किया जाएगा किनको, उन एप्लीकेशंस को। So there is no direct communication. You can say there is indirect communication through that DBMS software. So whenever somebody want to access any database, that application or that person must send a query to DBMS first to access any data in the database. क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक फाइल है, वन फाइल कंटेन एवरी डेटा। एक ही फाइल में आपने स्टूडेंट का डेटा भी रखा हुआ है, टीचर का डेटा भी रखा हुआ है, कोर्सेज का डेटा भी रखा हुआ है। कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे आप? The logic to save that data, logic to organize that data is available in DBMS. तो DBMS को पता है कि ये डेटा मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट DBMS यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा। तो अगर मेरे पास DBMS नहीं होगा तो मैं उस फाइल में से डेटा एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। जैसे MS वर्ड की फाइल है ना एक, तो MS वर्ड की फाइल को रन करने के लिए आपको MS वर्ड ही चलाना पड़ेगा पहले। अगर आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल नहीं होगा तो MS वर्ड की फाइल ओपन नहीं होगी। इसी तरह से अगर सपोज करें आपने कोई फोटोशॉप की फाइल बनाई हुई है, तो फोटोशॉप की फाइल ओपन करने के लिए आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो इस फाइल को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सेम लॉजिक इज देयर कि दिस DBMS is a software and all files, those are database files, must be accessed by the DBMS only. You only use that DBMS and send any query or question or problem to that DBMS, and DBMS will be there that fetch relevant data from the database. So this point, interface between application and physical data files. कि DBMS क्या होता है? एक इंटरफेस होता है एप्लीकेशंस और डेटा फाइल्स के दरमियान। It also used to separate logical and physical views of data. देखें ये बात भी आ गई कि ये आपका जो फिजिकल डेटा होता है, ये डेटा फिजिकली कहाँ पड़ा है और लॉजिकली कहाँ नज़र आ रहा है। जैसे देखें फिजिकली डेटा इन DBMS, whereas लॉजिकली डेटा इन एप्लीकेशंस। यानी एप्लीकेशन उसको दिखा रही है ना, एप्लीकेशन ही व्यू करवाती है ना डेटा को। अगर मैं सपोज करें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जाऊँ और उससे कहूँ कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए, मुझे वो रिपोर्ट शो करे, तो मेरे पास वही पेरोल का सिस्टम होगा, पेरोल का सॉफ्टवेयर होगा, उस पेरोल के सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं उस लिस्ट को व्यू कर सकता हूँ। तो वो जो व्यू हो रहा है वो एक लॉजिकल पार्ट है, जबकि डेटा फिजिकली फाइल्स के अंदर सेव है, वो कहाँ पड़ा है, वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अब DBMS इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, यानी उसने क्या कर दिया है, फिजिकल एरिया को सेपरेट कर दिया है और लॉजिकल वाले एरिया को सेपरेट कर दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस करना होता था फाइल को, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू डिफाइन एवरीथिंग इन सॉफ्टवेयर। यानी हमें सॉफ्टवेयर को सब कुछ बताना पड़ता था कि इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, इस फाइल में नेम पहले आता है, एज बाद में आता है, एड्रेस बाद में आता है। अब क्योंकि ये सारी लॉजिक ऑलरेडी DBMS में पड़ी हुई है, सो योर एप्लीकेशन डोंट नीड टू प्रोवाइड दिस स्ट्रक्चर। यानी अब मुझे एप्लीकेशन के अंदर इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम थी ना प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या था कि प्रोग्राम आपका डेटा पे डिपेंड करता था, दैट इज नाउ एलिमिनेटेड। नो योर प्रोग्राम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेटा। यानी अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो डेटा पे डिपेंड नहीं कर रही। अब आपकी सिर्फ एप्लीकेशन डेटा की रिक्वेस्ट सेंड करती हैं DBMS को, और DBMS उसको वहाँ से फेच करके ले आता है विदाउट दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेम स्टाइल और सेम स्ट्रक्चर। तो अब मुझे स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि आई नीड सपोज नेम एज, तो मुझे नेम एज निकाल के दे देगा। मैं उससे कहूँ कि आई वांट टू फेच दिस नेम एज एंड एड्रेस, तो मुझे वो नेम एज एंड एड्रेस फाइंड करके दे देगा। जी कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? थोड़ा सा शायद आपको ज़्यादा टेक्निकल लग रहा होगा ये बात, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करें इस पॉइंट को
कि डीबीएमएस की वजह से, डेटाबेस की वजह से वो जो प्रॉब्लम थी जो डीबीएमएस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आ रही थी वो रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, यानी अब आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस बन गया है, अब आपका डेटा डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, लॉजिकल फिजिकल सेपरेट व्यू हो गए हैं। ठीक है, और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रोल रिडंडेंसी, एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसी, uncouple programs and data, enable organization to centralize data managed, central managed data and data security, ये सब कुछ अब सही हो गया है। यानी अब आपको डेटा रिडंडेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल्स डेटा रिडंडेंसी, यानी आपको डेटा रिडंडेंसी पे कंट्रोल है अब। ठीक है, एलिमिनेट्स इनकंसिस्टेंसी, अब आपके डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे डुप्लीकेट डेटा नहीं है, तो डुप्लीकेट डेटा नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होने का चांस ही नहीं है। अनकपल्स प्रोग्राम्स एंड डेटा, यानी अब हमने प्रोग्राम्स और डेटा के दरमियान जो पहले एक टाइट बॉन्ड था ना, वो ख़त्म कर दिया। अब उनके दरमियान टाइट बॉन्डिंग नहीं है। पहले वो एक दूसरे पे डिपेंड करते थे 100%, अब वहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं उतनी जितनी कि पहले थी। तो उसको कहते हैं अनकपल्स प्रोग्राम्स एंड डेटा, यानी प्रोग्राम्स और डेटा जो है वो अब फ्लेक्सिबल हो गए हैं। enables organization to central manage data, यानी अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास एक सेंट्रल पोजीशन है टू मैनेज द डेटा। पहले तो आपके पास स्कैटर्ड फाइल थी, आप किसको मैनेज करते हैं? मैं 10 फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं, 4 फाइल्स आपके पास पड़ी हैं, 20 फाइल किसी और के पास पड़ी हैं, और कितनी पड़ी हैं मुझे कंफर्म भी नहीं कहीं के पास, कईयों के पास। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सिक्योरिटी अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल था। अब जब सारा का सारा सिस्टम एक सेंट्रलाइज फाइल में आ गया, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में आ गया, तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस सिक्योरिटी के मैकेनिज्म को अप्लाई कर सकती है। अब उस डेटाबेस को सिक्योर कर सकती है, उसे पता है यही मेरा डेटा है, यही डेटाबेस है। पहले तो मुझे डेटाबेस का स्कोप ही पता नहीं था कि मेरे पास 2 फाइल्स हैं, 4 फाइल्स हैं, इनके पास 10 फाइल्स हैं, 20 फाइल्स हैं, ये तो पता ही नहीं था। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पड़ा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान हो गया सिस्टम को सिक्योर करना। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और मैनेज करना, यानी मैनेज करना भी आसान हो गया है, सिक्योर करना भी आसान हो गया है। तो यू कैन सी के बाद जी बोलें। सर सेपरेट्स लॉजिकल एंड फिजिकल व्यूज ऑफ डेटा को जरा दोबारा समझाएंगे? ये देखिए वो क्या है कि सेपरेट फिजिकल, देखें अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस चीज़ से आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए ये मेरी फिजिकल फाइल है, ठीक है, दिस इज फिजिकल फाइल, जबकि यूज़र को ये नज़र आ रहा है, नेम नज़र आ रहा है, SSH नज़र, हेल्थ केयर नज़र आ रही है, जबकि इसको क्या नज़र आ रहा है, नेम नज़र आ रहा है, SSHN नज़र आ रहा है, ग्रॉस पे नज़र आ रहा है, नेट पे नज़र आ रहा है, यानी इस बंदे को कुछ और नज़र आ रहा है। जब यही सॉफ्टवेयर ये रन करता है तो इसको कुछ और नज़र आ रहा है। देखिए ना, मैंने ये सपोज करें कि ये पेरोल व्यू है, यानी पेरोल वाला बंदा जब इस फाइल को ओपन करता है तो उसको ये 4 फील्ड नज़र आती हैं, जबकि बेनिफिट्स व्यू में जब कोई जाता है तो उसको 3 फील्ड नज़र आती हैं। वेयर एज फिजिकल फाइल इज सेम, फिजिकल डेटाबेस तो एक ही है, लेकिन हर बंदे को उसका व्यू डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो यू कैन से कि आपकी फिजिकल फाइल और लॉजिकल फाइल, दिस वन इज योर लॉजिकल फाइल सिंपल, यानी कि मेरा ये लॉजिकल फाइल मेरी है, ये लॉजिकल फाइल सपोज आपकी है। यू हैव दिस फाइल, आई हैव दिस फाइल। मेरी नज़र में डेटा सिर्फ ये 3 फील्ड्स हैं, आपकी नज़र में डेटा ये 4 फील्ड्स हैं। दिस इज योर लॉजिकल व्यू, जबकि फिजिकली दिस इज नॉट 3 and 4 फील्ड्स, दिस इज ह्यूज नंबर ऑफ फील्ड्स, यानी इसमें 10-15 फील्ड्स हैं। तो इसका लगे किसी बंदे को 10 फील्ड चाहिए होंगे तो उसको 10 भी नजर आ जाएंगे, किसी को 4 चाहिए तो 4 भी नजर आ जाएंगे, किसी को 2 चाहिए तो 2 ही नजर आएंगे। तो उसके लिए डेटाबेस 2 ही का है, उसके लिए 4 ही का है, उसके लिए 10 ही का है। तो एवरी पर्सन गेट हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल। यानी अगर मैं देखिए ना, मैं अगर इस कमरे को देखता हूँ, मेरे सामने एक रूम है, तो मैं सोच सकता हूँ यार ये बंद कमरा है, इसमें लाइट भी नहीं से चल रही है, अंधेरा सा नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ वही बंदा कोई और देखता है, वो कहता है यार बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, इस यहाँ पे लाइट भी कम है, बड़ा सुकून माहौल है, कोई शोर शराबा यहाँ नहीं है, ठीक है, मैं रेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरा बंदा कहता है यार ये क्या कैदखाना है, तंग सा रूम है, इसमें तो मुझे घुटन सी फील हो रही है। यानी फिजिकली रूम इज सेम बट लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट, यानी हर बंदा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर ले रहा है। ठीक है, तो दिस यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि फिजिकल फाइल एक बड़ी फाइल है जो कि जिसमें आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, जबकि लॉजिकली यू विल गेट सेपरेट डेटा, यानी मुझे सिर्फ वो नज़र आएगा जो मुझे चाहिए, आपको वो नज़र आएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है या सब कुछ नज़र नहीं आ रहा।
So I will see only the required number of fields and data, and other person can also view the required number of fields and data जो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यानी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें दे दी जाएं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उनकी वर्थ आपकी नज़र में नहीं होगी। ठीक है, आपके लिए सिर्फ वही चीज़ वैल्यूबल है जो आपकी नीड है। जो आपकी नीड नहीं है और आपको दे दी गई है, चाहे वो लाखों की क्यों ना हो चीज़, आपकी नज़र में ज़ीरो है। तो इसका मतलब कि मुझे सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय को या एक बंदे को वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है, जिसकी उसको नीड है। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल व्यू। Whereas physical is separate thing, physical view is a file which is actually the physical file जो कि database है। तो इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस DBMS की वजह से दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। देखें, ये एक सेपरेट बन गई चीज़ और ये दो सेपरेट हो गई चीज़ें। तो दिस वन इज कॉल्ड सेपरेट्स लॉजिकल एंड फिजिकल व्यूज ऑफ डेटा। फिजिकली डेटा कैसा है एक सेपरेट हो गया, और लॉजिकली डेटा कैसा है, यूजर उसको कैसे देखते हैं, दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. जी, एनी अदर स्टूडेंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सोए हुए लोग तो नहीं है यहाँ पे? No, sir. नो सर, सब जाग रहे हैं। ओके, रिलेशनल डेटाबेस DBMS। अब देखिए, DBMS की एक कैटेगरी है ये, जो DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS है सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर की जो एक ब्रांच है या एक कैटेगरी है उसको हम कहते हैं रिलेशनल DBMS। ठीक है, DBMS की कई सारी किस्में हैं, कई सारी उनकी वो बेसिकली उनकी टाइप्स डिफाइन करती कि वो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं। यानी वो जो बेसिकली DBMS ने डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है डेटा फाइल्स के अंदर, तो वो किस मेथड से डेटा को सेव करती हैं, कैसे उसको मैनेज करती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, उसकी बेस पे उनकी DBMS के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उसमें एक हम कैटेगरी देख रहे हैं, बाकी और भी बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। तो दैट इज अ रिलेशनल DBMS। रिलेशनल DBMS कैन सेव डेटा इन व्हाट वे? ये है जी, रिप्रेजेंट डेटा एज टू डायमेंशनल टेबल। तो बेसिकली ये आपके डेटा को एक टेबल की फॉर्म में सेव करता है। ठीक है, एक टेबल हम एक्सेल में बनाते हैं ना, वर्ड में बनाते हैं, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ये उस फॉर्मेट में डेटा को सेव करता है अपने पास। तो बेसिकली मैंने क्या कहा है कि आपको DBMS एक डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, तो उसकी ऑर्गेनाइज करने का जो मैकेनिज्म है वही उसकी टाइप है। तो रिलेशनल DBMS is a database system which manage your data in the form of tables. So it represents data as two-dimensional table. Each table contains data of entity and its attributes. यानी उस टेबल में क्या डेटा होता है उस एंटिटी का, यानी एंटिटी मीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन स्टूडेंट इज एन एंटिटी। अगर मैं स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूँ तो स्टूडेंट एंटिटी है ना, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसका ईमेल है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। यानी आपने एक स्टूडेंट का डेटा रखना है तो आपने उसके अंदर कॉलम डिफाइन करने हैं, नेम, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये उसके क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। फिर आगे उसकी रोज़ के अंदर उसका स्टूडेंट्स के नेम लिखते जाएंगे, 1 नंबर स्टूडेंट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो दिस इन दिस वे यू कैन मेक अ टेबल, एक टेबल बन गया। इस टेबल को हम कहते हैं रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिलेशनल DBMS, क्योंकि ये रिलेशंस को मैनेज करता है, ये टेबल्स को मैनेज करता है जो रिलेशनल रिलेशंस कहलाती हैं। टेबल जो होता है दैट इज the table is called relation also, so that's why it is called relational DBMS. Technically the table is table here is called relation, इन टेबल को हम यहाँ रिलेशन कहते हैं, तो इसलिए इसको हम रिलेशनल का वर्ड यूज किया गया है। तो टेबल क्या होता है, टेबल इज अ ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज, यानी कि वो बेसिकली एक रोज एंड कॉलम का कम्बिनेशन है। एक रो में क्या होता है, रोज क्या होती हैं, टपल्स भी कहते हैं इसको। रोज आर रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, तो बेसिकली रोज रिकॉर्ड्स हैं,
यानी मतलब स्टूडेंट 1 का नेम है, स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट 3 का रिकॉर्ड है, तो ऑल आर इन रोज। तो एक रो में स्टूडेंट 1 का डेटा है, दूसरी रो में स्टूडेंट 2 का डेटा है, तीसरी में 3 का डेटा है। फील्ड्स आर कॉलम्स रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स फॉर एंटिटी, एंड उस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, तो ये क्या है, फील्ड्स हैं, और फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं। की फील्ड, की फील्ड क्या होती है कि हर एक टेबल में एक ऐसी फील्ड होती है जो की फील्ड कहलाती है, जिसके थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि स्टूडेंट के टेबल में जो स्टूडेंट आईडी है वो की फील्ड है, यानी आपको कुछ भी पता ना हो, अगर आपको आईडी पता हो तो आप उसका सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर मुझे आपका रोल नंबर पता है कि व्हाट इज़ योर रोल नंबर, दैट रोल नंबर इज़ योर आईडी, दैट इज़ योर की फील्ड, तो बाय यूजिंग दैट की फील्ड आई विल एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन, और दैट इज़ यूनिक की। वो हर एक बंदे की सेपरेट की होती है, कभी भी दो लोगों का रोल नंबर सेम नहीं होगा। यानी आपकी जो आईडी है, स्टूडेंट आईडी, वो सबकी सेपरेट है। आपके नेम सेम हो सकते हैं, जैसे आपकी क्लास में बहुत से लोगों के नेम अब्दुल्ला हैं, तो इसका नेम तो सेम है लेकिन उनके रोल नंबर सेपरेट है, उनके रोल नंबर सेम नहीं है। तो की फील्ड इज अ फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रैकेट, वो हर एक रैकेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। यानी ये 1 नंबर रैकेट है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, कोई किसी से मैच नहीं करेगा। एंड प्राइमरी की, प्राइमरी की बेसिकली की फील्ड ही की एक स्पेशल टाइप है जिसे प्राइमरी की कहते हैं, यानी जिस की को यूज़ करके आपने फाइनली डिसाइड करना है कि मुझे इसी की बेस पे ही डेटा को सर्च करना है, वो प्राइमरी की है। मसलन कि आपकी आपकी जो की फील्ड दो हो सकती हैं, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपका स्टूडेंट आईडी है, आपका डेटा स्टूडेंट आईडी से भी सर्च किया जा सकता है और यूनिक है वो। इसके साथ साथ आपका जो नेशनल आईडी कार्ड नंबर है वही तो यूनिक है। अगर मैं आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखूं तो ये भी तो आपका ही डेटा निकलेगा, किसी और का तो नहीं निकलेगा। एंड दैट आईडी कार्ड नंबर इज आल्सो यूनिक, वो भी किसी दो लोगों का सेम कभी नहीं हो सकता, तो वो भी की है, दोनों की है। लेकिन सिंपल कौन सी है, आसान कौन सी है, किसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं? क्या हम आसानी से डेटा हर बार आईडी नेशनल आईडी कार्ड नंबर से लिखेंगे तो कर सकते हैं फाइंड? नेशनल आईडी कार्ड को याद करना मुश्किल है, वो नंबर बड़ा है, हम बार बार उसको लिख नहीं सकते इतने बड़े नंबर को। उसके अगेंस्ट जो आपके स्टूडेंट आईडी वो शॉर्ट है, रोल नंबर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये बहुत ईजी है। उसके अगेंस्ट आपका आईडी एक 17-18 डिजिट नंबर है, उसको याद करना मुश्किल है। तो इसलिए फिर आपकी जो प्राइमरी की होगी वो कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। तो ये प्राइमरी यानी कि जो आसान हो, जिससे हम डेटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकें, इजीली एक्सेस करें, उस की को हम प्राइमरी की कहेंगे। जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस पे? स्टूडेंट आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप यहाँ तो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि ये कंसेप्ट आसान नहीं है। सर सुन रहे हैं। सुन ही रहे हैं कि कुछ ऊपर से गुजर रहे हैं? सुन रहे हैं सर, बहुत इजी है। अच्छा चलें, फिर तो अच्छी बात है कि बहुत ईजी है। तो अच्छा एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर इसमें भी हम ओरेकल और एसक्यूएल यूज करेंगे एमआईएस में? नहीं यूज़ नहीं करेंगे हम। एक अगर आपने डीबीएमएस का कोर्स पहले पढ़ा है? यस सर, मैं अभी जी सर पढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? सर शाहिद मुमताज, मैं बीबीआईएस डिपार्टमेंट का हूँ। अच्छा बीबीएस, तो जो बीबीएस के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो डेफिनेटली पढ़ा होगा पहले। और नहीं पढ़ा हुआ सर। जो बीबीएस के हैं, नो सर, मैं बीएसआईटी का। तो बीबीएस के हैं या आईटी के हैं उनके लिए तो ये कॉन्सेप्ट आसान होंगे, लेकिन जो सिंपल बीबीए के हैं या किसी दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ज़रा हो सकता है मुश्किल। ओके नेक्स्ट इज़ फॉरेन की। अच्छा फॉरेन की क्या होता है कि समटाइम यू नीड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। देखें, एक टेबल स्टूडेंट का है, एक टेबल कोर्स का है, एक टेबल सब्जेक्ट का है। तो मुझे अगर सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टूडेंट का टेबल एक्सेस कर लूँगा, अगर मुझे सिर्फ सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं सब्जेक्ट का टेबल एक्सेस कर लूँगा।
लेकिन अगर सम टाइम मुझे देखना होता है कि किस स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, यानी आप एक स्टूडेंट हैं तो एक सब्जेक्ट है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे किसी एक टेबल से नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट के टेबल में तो सिर्फ स्टूडेंट का डेटा खाली, वहाँ सब्जेक्ट का डेटा नहीं है। सब्जेक्ट के टेबल में सिर्फ सब्जेक्ट का डेटा है, वहाँ पे स्टूडेंट का डेटा नहीं है। तो अगर मुझे दोनों टेबल को मर्ज करके एक ऐसा डेटा निकालना है जिसमें मुझे पता चल सके कि विच स्टूडेंट हैज़ सेलेक्ट विच नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड कि मुझे एक ऐसा टेबल एक्सेस, एक ऐसा क्यूरी लगानी जिसमें मल्टीपल टेबल एक्सेस हो रहे होंगे। दो टेबल से एट द सेम टाइम मैं अपना डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फॉरेन की पॉइंट। यहाँ पे फॉरेन की पाएगी यूज, तो हम एक की को यूज करके दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। बेसिकली फॉरेन की इज अ की विच इज यूज टू एक्सेस अदर स्टेबल डेटा। किसी यानी मुझे किसी दूसरे बंदे का डाटा एक्सेस करना है तो मेरे पास फॉरेन की होनी चाहिए ना, उस बंदे की होनी चाहिए। एक तो मैं डेटा अपना एक्सेस कर रहा हूँ, तो दैट विल बी एक्सेस बाय प्राइमरी की। यानी मैं अपना डेटा लिखना, मैं अपना नेम पता करना चाहता था कि मेरा नेम क्या है, मेरा आईडी क्या है, मेरा रोल नंबर क्या है, या मेरा एड्रेस है, तो वो मैं अपना नंबर बताऊंगा तो मेरा डेटा निकल आया। लेकिन अब मैं कोर्स का लेना, कोर्स इज अ फॉरेन की, फॉरेन टेबल, वो एक फॉरेन टेबल है। तो मुझे एक ऐसी की चाहिए जो उस टेबल में से डेटा निकालने में हेल्प करे मुझे, तो दैट की इज कॉल्ड फॉरेन की। ठीक है, तो मैं उस की को जब लगाऊंगा तो मुझे वो मेरे कोर्सेज दे देगी, यानी वहाँ पे मुझे ये नहीं करेगी कि सारे कोर्सेज के बारे में बताएगी, नहीं, जस्ट इट विल प्रोवाइड्स मी द रेलिवेंट नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आई हैव सेलेक्टेड। यानी मैंने अगर 4 कोर्सेज सेलेक्ट किए हुए हैं तो मुझे 4 कोर्सेज की लिस्ट दे देगी, ये 4 कोर्स आपके हैं। किसी ने अगर 5 कोर्स सेलेक्ट किए हैं तो उसको 5 कोर्स की लिस्ट दे देगी कि आपके 5 कोर्स हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ प्राइमरी की इन अदर टेबल, यानी वो कोर्स के टेबल में प्राइमरी की है, but that is used by the student table to find the relevant number of courses. So in this way this key is called foreign key। तो अब ये फॉरेन की है, यानी मेरे पास एक की जो पड़ी होगी जो बेसिकली प्राइमरी की होगी उस टेबल में जो कोर्स का टेबल है, तो उसमें से जब मैं डेटा फेच करूँगा बाय यूजिंग दिस की, तो माई की जो कि मेरे पास पड़ी है उस टेबल में से डेटा एक्सेस करने के लिए, उसको हम कहेंगे फॉरेन की। तो ये अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसका ये आपकी ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फॉरेन की एक्चुअली क्या है। तो अगर आपको ये समझ नहीं भी आई है अभी फ़िलहाल तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली जब व्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल यानी हमारी स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट का टेबल से स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं तो सर स्टूडेंट के टेबल में हम वो प्राइमरी की एज अ फॉरेन की यूज करेंगे। हाँ जी, तो हम ये करेंगे स्टूडेंट के टेबल में जो सब्जेक्ट आईडी है वो एज ए फॉरेन की लगा लेंगे, जो बेसिकली सब्जेक्ट के टेबल में प्राइमरी की है। तो जो की हमने उस टेबल की यहाँ यूज़ की है, तो यहाँ मेरे पास ये कोर्स की आईडी जो है वो क्या है, या सब्जेक्ट आईडी जो है वो एक फॉरेन की है। तो बेसिकली ये मेरा डेटा तो नहीं है ना, दिस डेटा इज नॉट रेलिवेंट टू स्टूडेंट। यानी जो मैंने यहाँ पे एक नई फील्ड बनाई है जिसके अंदर मैंने सब्जेक्ट आईडी लिख दिया है, दिस सब्जेक्ट आईडी इज नॉट पार्ट ऑफ स्टूडेंट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरेन की। तो ये आप अगर इस टेबल को व्यू करें, ये देखिए ये एक सप्लायर का टेबल है, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, ये सारे कॉलम नेम्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये कॉलम नेम्स हैं, और ये डिफरेंट सप्लायर्स के नेम्स लिखे हुए यहाँ पे, ये रोज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और ये सप्लायर नंबर जो है जिसके थ्रू मैं इस पूरे सप्लायर का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, ये मेरी प्राइमरी की है। और उसके बाद यहाँ देखें ये एक टेबल है पार्ट्स का, पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नेम कौन सा है, यूनिट प्राइस कितनी है, एंड विच सप्लायर इज प्रोवाइडिंग दिस पार्ट, यानी ये जो स्पेयर पार्ट है कौन सा सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है, ये सप्लायर नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअली ये तो प्राइमरी की है इस टेबल की।
ठीक है, लेकिन लिखी कहाँ गई हुई है, पार्ट के टेबल में। तो हियर दिस सप्लायर नंबर इज कॉल्ड फॉरेन की, ये फॉरेन की है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जब मैं देखना चाहूँ कभी भी कि ये पार्ट नंबर है, सपोज करें साइड मिरर है, तो साइड मिरर जो बंदा मुझे दे रहा है, जो स्पेयर मुझे दे रहा है, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, तो आई विल यूज दिस फॉरेन की 8444 हियर। तो जब मैं यहाँ इसको लगाऊंगा तो मुझे इस सप्लायर का नेम पता चल जाएगा, एड्रेस पता चल जाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो अ की दैट इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द अदर टेबल, यानी ऐसी की जिसको यूज करके आप दूसरे टेबल का डेटा एक्सेस कर लें, वो फॉरेन की कहलाती है। जबकि प्राइमरी की जो है वो मुझे उसी टेबल का डेटा प्रोवाइड करती है, यानी अगर मैं ये प्राइमरी की लगाऊं यहाँ पे, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में डोर लैच बता रहा है या उसकी प्राइस बता रहा है। ठीक है, इसी टेबल का डेटा दे रही है, ये मुझे किसी और टेबल का डेटा नहीं दे रही। लेकिन जब मैं ये वाली की लगाऊंगा तो ये मुझे इस टेबल का डेटा दे रही है। So whenever you want to apply any key which gives you another table's data, that key is called foreign key. अच्छा, तीन तरह के ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। बेसिकली हम सेलेक्ट का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट क्या होता है कि अगर मुझे अपने टेबल में से कुछ नंबर ऑफ रोज रिटर्न गेट करनी है, यानी कि मेरा ये फर्ज करें मैं कहूँगी यहाँ पे कितने लोगों का डेटा है, 4 लोगों का, मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों का डेटा चाहिए, दिस इज कॉल्ड सेलेक्ट। ठीक है, यानी सेलेक्टिंग नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल और रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, यानी मुझे उस रिकॉर्ड में अगर उस टेबल में अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं, आई नीड ओनली 50, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन और सेलेक्ट। तो इट क्रिएट्स सबसेट ऑफ डेटा, यानी जो पूरा डेटा है उसका एक सबसेट बना देगा। ठीक है, दैट मीट योर स्टेटेड क्राइटेरिया, जो आप क्राइटेरिया बताएंगे उसे कहेंगे जी आई वांट टू फाइंड डेटा ऑफ दोज पर्सन एंड दोज सप्लायर्स लिविंग लाहौर, यानी मुझे सिर्फ लाहौर वालों का डेटा चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट। यानी मैं कहूँ कि आई वांट टू गेट डेटा अबाउट दोज पर्सन गिविंग मी दिस नंबर ऑफ पार्ट्स, जो मुझे ये वाले पार्ट्स दे रहे हैं उनका डेटा चाहिए, तो दिस इज अ सिलेक्शन आल्सो। ठीक है, तो सिलेक्शन में हमेशा कोई ना कोई आपके पास क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरियन की बेस पे आप सिलेक्शन कर रहे होंगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनकी फ़ी रिसीव हो चुकी है। ठीक है, सारे स्टूडेंट नहीं आ रहे, जस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पेड देयर फी। ज्वाइन का मतलब है कि 2 टेबल्स में से एक साथ डेटा इकट्ठा करना है, हमने फैच करना है हमने 2 टेबल। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि स्टूडेंट का टेबल है और दूसरा कोर्स का टेबल है, एंड यू वांट टू गेट डेटा फ्रॉम बोथ ऑफ दोज टेबल्स एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। ठीक है, तो ज्वाइन में हमेशा फॉरेन की यूज़ होती है, ज्वाइन जब भी करते हैं तो हमेशा फॉरेन की यूज़ होती है, एंड इट कंबाइंस रिलेशनल टेबल्स टू प्रोवाइड यूजर विद मोर इन्फॉर्मेशन दैन अवेलेबल इन द इंडिविजुअल टेबल्स। तो इसका हमें बजाय कि हम एक टेबल का डेटा एक्सेस करें, वो इतना इंफॉर्मेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब मुझे सारे दोनों टेबल का डेटा जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है तो मुझे वो ज्वाइन से मिलेगा। जैसे मैंने इस लास्ट एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे इफ़ आई वांट टू गेट दोज सप्लायर्स नेम प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट, यानी जो एक खास स्पेयर पार्ट मुझे प्रोवाइड करे, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, तो दिस विल बी अवेलेबल बाय ज्वाइनिंग द स्पार टेबल विद द सप्लायर टेबल। तो पार्ट के टेबल को सप्लायर के टेबल से वो ज्वाइन करेगा, देन यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। और थर्ड इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आप बजाय कि टेबल के सारे कॉलम एक्सेस करने के, हम कहते हैं नहीं मुझे तो इस पूरे टेबल में से सिर्फ स्पेयर नेम और स्पेयर सिटी चाहिए, only 2 columns, spare name and spare city. This is called projection. In whenever you want to fetch only required number of columns, not all columns, that is called project. And it creates subset of columns in table, creating tables with only the information specified. यानी जो आपने स्पेसिफाई किया है कि मुझे इसमें से इस कॉलम का डेटा चाहिए, तो ये मुझे सिर्फ वही देगा, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं
इन्हीं 3 ऑपरेशंस को यूज़ करके हम सारे डेटा एक्सेस कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट, ज्वाइन और प्रोजेक्ट।